नमस्कार। मैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस के मंजुल ऑनलाइन फेस्ट लिटरेरी फेस्ट के हिंदी के सत्र युद्ध क्यों अमन की ओर अग्रसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हमारे हिंदी श्रोताओं के लिए विशेष तौर पे हमने ये सत्र रखा है। इस सत्र में हमें बहुत खुशी है कि श्रीमती मृदुला बाजपेयी जी, जो कि मंजुल पब्लिशिंग हाउस के लिए करीबन 5 किताबें लिख चुकी हैं, हमारे साथ सम्मिलित होंगी। मृदुला जी ने मंजुल पब्लिशिंग हाउस के लिए 5 किताबें लिखी हैं और उनकी किताबों में सैन्य जीवन के बारे में बहुत करीब से उसको दर्शाया गया है। मृदुला जी की किताबों और उनके जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ये सत्र जो है ये उनकी किताब जो है, पहली की पुस्तक जो है जाने कितने रंग पलाश के, उसके बारे में है। मृदुला जी हमें कुछ ही क्षणों में ज्वाइन करेंगी और मृदुला जी की रचनाओं के बारे में मैं बता दूं, इन्होंने 4 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं। इनके चारों उपन्यासों में सैन्य जीवन जो है उसको बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है और सैन्य जीवन के बारे में उनके अपने एक अनुभव हैं, क्योंकि वो बहुत करीब से सैन्य जीवन को देख चुकी हैं, उसको जान चुकी हैं। और मृदुला जी हमको कुछ ही क्षणों में फिर से जान चुकी हैं और मृदुला जी हमको कुछ ही क्षणों में फिर से मृदुला जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो कुछ ही क्षणों में हमारे साथ लाइव होंगी और हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं इस सत्र के बारे में। तब तक मैं आपको इस सत्र के बारे में और बता दूं। इस सत्र की पृष्ठभूमि में ये है कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था सन 62 में, उसके बारे में मृदुला जी ने अपनी रचनाओं में लिखा है और उनकी रचनाओं में इस बात पे बहुत उन्होंने जोर दिया है कि आखिर युद्ध क्यों? युद्ध कभी भी किसी भी परेशानी का, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। मृदुला जी ने हमको ज्वाइन कर लिया है। मैं मृदुला जी का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है मृदुला जी। धन्यवाद। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सैन्य जीवन के बारे में इतने करीब से लिखा है, आपका क्या संबंध है सैन्य जीवन से? धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ और मेरे मामा जो कि कैप्टन केएल शुक्ला थे, उन्होंने 62 की लड़ाई सेला पास को बचाने के लिए लड़ी थी, जो भारत और चीन के बीच में हुई थी और उसमें उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। कैप्टन केएल शुक्ला 4th लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुए थे और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के स्नातक थे। और इसलिए मैंने अब वो ये घटना उस समय की है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने परिवार में अपने नाना से, अपनी माँ से, अपनी मौसी से उनके बारे में और इस युद्ध के बारे में काफी कुछ सुना था, तो उसी के आधार पर मैंने ये उपन्यास लिखा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ कि 62 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके क्या तत्कालिक कारण थे? और ये जो युद्ध था, इसमें आपने बोला जैसे कि युद्ध क्यों अमन की ओर अग्रसर, इस युद्ध में भारतीय सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या तत्कालिक कारण थे, क्या परिणाम हुए और क्यों ये युद्ध नहीं होना चाहिए था? चीन
को आज़ादी मिली थी, फिर उनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, और जो बॉर्डर था हमारा चीन के साथ, भारत और चीन का जो सीमा थी उस पर विवाद था, और हिंदुस्तान जो था उस समय एक वर्ल्ड पावर की तरह उभर कर आ रहा था। तो इनको चीन जो है रोकना चाहता था। उसी समय चीन ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था और दलाई लामा जी ने भारत में शरण ली थी। तो ये सब तमाम कारण थे जिनके कारण ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान हमारी जो सेना थी बड़ी वीरता से लड़ी, पर हमें भारी नुकसान हुए। हमारे पास उतना साजो सामान, तैयारी, गोला बारूद नहीं था, उसके बावजूद हमारे सैनिक बड़ी वीरता से लड़े। और हम ये कह सकते हैं कि युद्ध में भारी नुकसान हुआ, पर भारतीय जो सैनिक थे उनका मनोबल नहीं खत्म हुआ, और वो ये हम कह सकते हैं कि नुकसान के बावजूद एक मनोबल की स्थिति में बहुत विजयी हुए। जी, बिल्कुल सही आपने बोला। आप बताइए कि ये जो युद्ध था, एक प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा आता है, इस युद्ध में सिर्फ हमारी जो सेना थी, मिलिट्री थी, उसका योगदान था? हमारी जो वायु सेना थी या जो नेवी थी, उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? और अगर वो भाग लेते, क्योंकि उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए थे उसमें वायुसेना और नौसेना का बहुत बड़ा योगदान था, तो अगर ये वायुसेना और नौसेना भी भाग लेते तो क्या ये युद्ध की परिणति कुछ और होती? देखिए, नौसेना का युद्ध में भाग लेने का कोई तात्कालिक प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चाइना के संग उस समय हमारा कोई सी फ्रंट पे बॉर्डर नहीं था। वायुसेना था के बारे में मैं ये कहूंगी, जो मेरी जानकारी है कि हिंदुस्तान की वायुसेना बड़ी सक्षम और बहुत अच्छी थी, और शायद हम उस समय वायुसेना का उपयोग करते या उनको युद्ध में लाते तो शर्तिया हम विजयी होते, और लेकिन वायुसेना को युद्ध में नहीं लाया गया। जी जी, आप ये बताइए, आपने कहा कि आपकी ये जो आपने एक पुस्तक लिखी है, ये 62 के युद्ध की पृष्ठभूमि के ऊपर है। आप अपने मामा जो कि कैप्टन के एल शुक्ला, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए उस युद्ध के दौरान, आप उनके बारे में और अपने परिवार के बारे में, कि जब आपके मामा की वीर गति को प्राप्त हुए तो उसके बाद आपके परिवार का क्या माहौल रहा था, और आपके परिवार ने क्या दुख महसूस किया, अगर आप उसके बारे में बताइए। क्योंकि युद्ध तो उन्होंने लड़ा, और उनके पीछे जो रह गए उनको कितना दुख, कितनी वेदना महसूस हुई, वो शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप उसके बारे में क्या कुछ बता सकती हैं? देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लड़ाई हुई, एक जो था वो विजयी हुआ, दूसरे को शिकस्त मिली, कुछ लोगों को कमेंडेशन, वीर चक्र या इस तरह के सैन्य मेडल मिले। और हम हर एक दिन जो युद्ध का रहता है उसे हर साल मना लेते हैं, उसकी याद कर लेते हैं, वीर गति जिन्होंने प्राप्त की उन्हें याद कर लेते हैं। लेकिन युद्ध जो है इससे भी बढ़कर है। जो परिवार रहता है, पीछे रह जाता है, उनको अपने जो परिवार का सदस्य लौट कर नहीं आता, उसका शायद बाद तक इंतजार रहता है। मेरे जो मामा हैं वो आज भी रिकॉर्ड के अनुसार मिसिंग इन एक्शन है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे जो नाना थे, मेरी माँ हैं, नाना जी तो उनका इंतजार करते करते ही चले गए। उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा थी, ये उम्मीद थी कि शायद वो किसी दिन लौट कर आ जाएं। मेरी माँ जो है वो शायद इस उम्मीद से आज भी जीती हैं, क्योंकि वो मिसिंग इन एक्शन है। और उस जमाने में जो वो रहते थे, अपना पार्थिव शरीर थे, उनको लाने का कोई प्रावधान नहीं था, और ना ही कोई उनका पार्थिव शरीर मिला था। तो कहीं ना कहीं परिवार ये उम्मीद करता है कि शायद लौट कर आ जाएं। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि युद्ध में वो भी शहीद होते हैं जो लड़ाई नहीं लड़ते।
जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि युद्ध में वो भी शहीद होते हैं जो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो शहीद होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, वो पीछे रह जाते हैं, उनके साथ सिर्फ यादें रह जाती हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही। आप इसके बाद अब आप अमन के बारे में कोई संदेश, कोई पैगाम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रयास करें तो एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, एक एक दूसरे की मदद करने की भावना और किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा ना करने की भावना से जिएं और धीरे धीरे प्रयास करें तो शायद ये युद्ध की और बढ़ते हुए कदम है वो शायद तुरंत रुक ना पाए, तो धीमे तो जरूरी हो जाएंगे। और हमें लगता है हम सबको इस ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है, माना कि एक जो देश है वो विजयी हो जाता है या एक जो ग्रुप होता है वो विजयी हो जाता है, दूसरा शिकस्त पा जाता है, लेकिन नुकसान दोनों को ही होता है। ये नहीं कह सकते कि जो विजयी हुआ उनको कोई नुकसान नहीं होता और जो शिकस्त पाते हैं वही नुकसान पाते हैं। और युद्ध जो है वो किसी भी तरह से, मैं कहूंगी, अच्छा नहीं है। युद्ध को छोड़ के अमन की बात करनी चाहिए और अगर हम सभी प्रयास करें अपने स्तर पर तो ये चीज मुश्किल नहीं है। ये तो आपने एक बहुत ही आइडियलिस्टिक या यूटोपियन बात कही। क्या आप आजकल का जो विश्व का जो सिनेरियो है उसमें आप ये चीज देख पा रही हैं कि कोई इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं जो हमको अमन, अहिंसा, अमन और शांति की तरफ ले जा रहे हैं और अहिंसा से दूर ले जा रहे हैं? मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अनूप स्वरूप, हम्म। और वो वर्तमान में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल नॉन किलिंग है हवाई में, जो जी। कि इस ओर बहुत कह सकते हैं कॉन्क्रीट स्टेप्स उठा रहे हैं और नॉन किलिंग की बात वो करते हैं अहिंसा से भी बढ़कर, क्योंकि नॉन किलिंग जो है वो क्वांटिफाइबल है। जी। तो जी। उसने मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ये जो सेंटर है काफी अच्छा प्रयास कर रहा है और अभी हम सभी अगर उस पर प्रयास करें तो हमें जरूर, देर से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। आपने अपने तरीके से जो आपके मामा की यूनिट है फोर सिखलाई, उससे जुड़ने का कोई प्रयास किया? हाँ, मैंने ही नहीं, मेरे परिवार ने प्रयास किया। मेरी माँ जो सिखलाई इन्फेंट्री का सेंटर है फतेहगढ़ में, वहां पर गई। उन्होंने मेरे मामा के याद में वहां पर सिल्वर ट्रॉफी दी, जो कि एक फौज का बहुत पुराना और समझा हुआ तरीका है। फिर मेरी माँ को यूनिट फोर सिखलाइट इन्फेंट्री में भी बुलाया गया, वहां पे भी उन्होंने उनकी याद में एक मेमेंटो दिया। और हम आज भी यूनिट के संपर्क में हैं और जब भी वहां पे कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है, तो उसमें वो जरूर मेरी माँ को बुलाते हैं और बड़ा वो उनसे बात, मौके पे गुरु पर्व हो गया या नया वर्ष साल हो गया, दिवाली हो गया, तो वहां पे जो भी करंट सीओ रहते हैं, कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं, वो बात करते हैं और उनको प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि 62 के बाद आज हम सन 2020 में आ गए हैं, तो भी जो बलिदान, जो कुर्बानी मेरे मामा जी ने दी थी, उसको यूनिट ने आज भी याद रखा है और हमारा परिवार आज भी मेरे मामा की यूनिट से जुड़ा हुआ है। एक और चीज है, ये फोर्थ सिखलाई के लिए मैंने पढ़ा था कि जो गोवा लिबरेशन मूवमेंट हुआ था, इसमें इनका योगदान था। आप उसके बारे में जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? गोवा को जो लिबरेट किया था, वो सरेंडर जो हुआ था वो फोर्थ सिखलाइट इन्फेंट्री ने लिया था। और जब उसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश में उनकी पोस्टिंग हुई, तो किसी को भी अंदेशा नहीं था कि उनको युद्ध में जाना पड़ेगा और एकाएक उन्हें भेजा गया था और वो गए और बड़ी वीरता से लड़े। और वो गोवा का जो लिबरेशन था उसमें उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी।
बहुत 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 अच्छी बात है। एक और चीज जो मैंने आपकी पांचों किताबों में देखी, वो है कि किताब का जो पहला जो कवर होता है, उसमें कोई ना कोई फूल बना होता है। आप इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगी कि भारतीय सेना पे ही आप लिखती हैं, उसके इर्द गिर्द ही, उसकी पृष्ठभूमि पे ही आपके सारे उपन्यास उसको समर्पित होते हैं, और जो कवर होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई फूल या कोई ना कोई पेड़, ऐसा क्यों? क्या इसका कोई देख विशेष कारण है? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मृणालिनी, जो मेरी पहली किताब है इसके ऊपर आप देखिए पलाश के फूल बने हैं। जी पलाश जो है ये 4 लाइट इन्फेंट्री के कलर्स हैं। जी जी। तो ये बहुत, क्योंकि उपन्यास लिखते समय मैं यूनिट का नाम मैंने नहीं लिखा, जान के नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा लिखना उचित नहीं होता। फिर देखिए मेरी एक किताब पे और इंतजार थक गया पे अमलतास है, फिर अब इस दिल से क्या कहूं पे हर सिंगार है, और एक ख्वाहिश ने पे रात की रानी है। तो देखिए जो अमलतास भी है वो देखिए, पलाश और अमलतास वो फूल हैं कि जिनको कोई तोड़ के घर में सजाता नहीं, लेकिन वो पेड़ पे उगे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बुके या कोई जो हम फ्लावर डेकोरेशन घर में करते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। इवन हरसिंगार को कोई घर में ऐसे लेके आपने सजा ही नहीं सकते, क्योंकि कलियां टूट के बिखर जाती हैं। रात की रानी को भी आप सजा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि फूल जो हैं अपने इस नीरस जीवन में, इस परेशानी भरे जीवन में खुशबू लाते हैं, सुंदरता लाते हैं। तो कुछ किसी ना किसी फूल की पृष्ठभूमि जरूर रहती है मेरी किताब में। जी, बहुत बहुत सही बात कही आपने। अब इसके बाद मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे बोलूंगी कि अगर उनको कोई मृदुला जी से प्रश्न करना है तो वो बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे पास प्रश्न उत्तर के लिए और 5 मिनट हैं। तो अगर कोई कुछ प्रश्न करना चाहता है तो वो कर सकता है। और मैं तब तक आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अभी आप किसी उपन्यास के ऊपर काम कर रही हैं? हाँ, मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ, और जो कि जिसका कि मुझे लगता है कि मेरे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि मैंने अभी तक उस उपन्यास की क्या कहानी है, किस चीज पर है, वो नहीं लोगों को बताया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बड़ा दिलचस्प रहेगा, और ये काफी कुछ जो है मेरी कहानी है। जी, बहुत बहुत बेसब्री से जो आपके जो लोग आपकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत बेसब्री से इस उपन्यास का इंतज़ार करेंगे कि उनको आपके बारे में और आपके जीवन के बारे में और जानने का मौका मिले। मैं हमारे दर्शकों से बोलती हूँ कि अगर उन्हें कोई प्रश्न और पूछना है मृदुला जी से तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वक़्त है। और तब तक मैं आपसे और पूछती हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं? अमन और युद्ध और अहिंसा, गांधी जी ने भी अहिंसा के बारे में बहुत बात की है, अहिंसा परमो धर्मा। आपका क्या मानना है अहिंसा और युद्ध और इसके बारे में? देखिए, अहिंसा भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम अगर इतिहास में उठा के देखते हैं तो पता नहीं कितने युद्ध हुए हैं, उनकी संख्या करना ही मुश्किल हो जाएगा, गणना करना मुश्किल होगा। कितने लोग शहीद हुए हैं ये भी बताना होगा। तो अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो ग्लोबल नॉन किलिंग की हम बात करते हैं वो अच्छी। और देखिए धीरे धीरे ही प्रयास से जाएगा, इसके लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास करने से नहीं होगा। एक आदमी में जनरल अवेयरनेस आनी चाहिए कि युद्ध सही नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि जो लोग फौज से जुड़े हैं या जिन्होंने अपने परिवार से कोई सदस्य किसी युद्ध में या किसी इस तरह की घटना में खोया है, तो वो उसका दर्द समझते हैं। जी, एक प्रश्न आया है, विल द ह्यूमन साइकी एवर चेंज एंड विल वॉर्स एवर स्टॉप? देखिए मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। जी, ये बड़ा बड़ा सकारात्मक सोच है आपकी कि मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। और हमें इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना जीवन जीते रहना चाहिए, ताकि कोई भी युद्ध ना हो, कोई भी शहीद ना हो, और किसी को भी अपना प्रियजन, अपने परिवार का सदस्य, अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति, अपना पिता को खोने का दर्द महसूस नहीं करना पड़े। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूंगी कि आपका क्या मानना है कि भारतीय सेना जो है, एक और प्रश्न आया है कि क्या डू ह्यूमंस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री?
जैसे एक क्वेश्चन, एक कोट बहुत फेमस है कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। तो एक क्वेश्चन आया है, डू ह्यूमंस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री? आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगी कि कुछ लोग तो सीख लेते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते हैं, और जो नहीं सीख पाते हैं, यही कारण है कि आज भी युद्ध हो रहे हैं और दुनिया कई जगह पे युद्ध की ओर बढ़ रही है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपका भारतीय सेना के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप आपका परिवार जो है भारतीय सेना से ताल्लुकात रखता है, और दुनिया भर में अलग अलग तरीके के लोगों के विचार हैं सेना के बारे में। आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय सेना के हमारे जितने भी सैनिक हैं, ऑफिसर्स हैं, अदर रैंक्स हैं, सब बहुत वीर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में वो लोग नौकरी करते हैं, मतलब नौकरी तो क्या करने, इतनी ड्यूटी करते हैं। देखिए, एक मैं छोटा सा इंस्टेंस आपको बताना चाहूंगी कि द्रास एक जगह है जिसका कि नाम सुना होगा आपने। वहां पे मैंने खुद दिसंबर माह में देखा है, -27 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और लोग कहते हैं कि जो द्रास है वो सबसे ज्यादा दुर्गम परिस्थितियों वाला है, क्योंकि वहां पे हवा इतनी तेज चलती है कि दो दो मिनट भी अगर आप खड़े हो जाएं, आप अपना नाक और आंख तो खुला रखेंगे तो पूरी आपकी जो स्किन है वो निकल जाती है, जैसे फूटा हुआ आलू होता है वैसा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हैं, और आप देखिए इसीलिए हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। एक और प्रश्न आया है, व्हाट इज द टफेस्ट सिचुएशन अराइज आउट ऑफ वॉर? हु आर द मोस्ट सफरर्स? देखिए, सफरर्स तो सभी रहते हैं, देश सफर करता है, लोग सफर करते हैं, सेना सफर करती है। मतलब सेना से मेरा मतलब है पूरे अपने तीनों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी सफर करते हैं। और परिवार, मैंने अपने उपन्यास में दिखाया है कि जो परिवार होता है, जिसके बारे में लोग, जिसकी और जो कि सैनिक परिवार से जुड़े नहीं है, ध्यान नहीं जाता, सिर्फ ये होता है कि कौन जीता, कौन हारा, किसको क्या पारितोषिक मिला, क्या मेडल मिला। लेकिन जो परिवार होता है वो एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। वही मैंने, इसीलिए अपनी बात को मैं फिर दोहराऊंगी कि युद्ध में वो भी शहीद होते हैं जो लड़ाई में नहीं लड़ जाते। बहुत बहुत सही कहा। एक आखिरी प्रश्न है, व्हाट इज द नेक्स्ट बुक अबाउट? आप इसके बारे में कुछ खुल के बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। कुछ ये हिंट दे दीजिए। वो बहुत ही अलग विषय पर है, और मैं कहूंगी कि ये मेरी कहानी है। तो ये हम माने कि आपकी आत्मकथा जैसे है? हाँ, कुछ हद तक। जी जी। बहुत आत्मकथा लिखते हैं तो बचपन से लेके आज तक की बात लिखते हैं। इसमें मेरा बचपन भी है, मेरे स्टूडेंट डेज भी हैं, मेरे सर्विस के दिन जब मैं नई नई आई थी वो भी है, और मेरे मतलब पिछले कुछ वर्षों का जीवन भी है, और जी किस तरह से मेरा परिवार मेरे साथ रहा, कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ रहा। और एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नो वन हैज अ परफेक्ट फैमिली, बट इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ यूनाइटेड फैमिली। तो ये जी परिवार का जो योगदान रहता है एक व्यक्ति के लिए जीवन में, उसके ऊपर है। बस मैं इतना ही कहूंगी। जी, बहुत बहुत सही कहा आपने। एंड इसके साथ हमें ये सत्र को विराम देना होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन हमारे पास जो समय है वो कुछ सिर्फ 20 मिनट ही है, तो हमें सत्र को विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को जिन्होंने हमें सत्र में ज्वाइन किया, हम सम्मिलित हुए। और आगे के सत्रों में भी मंजुल ऑनलाइन लिटरेरी फेस्ट को आप इसी तरीके से प्यार दीजिए, ज्वाइन कीजिए। यही मेरी आपके साथ विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद मृणालिनी।